क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जैसा कि साथियों आप सभी को थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी में ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आए थे, आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल के जितने क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भूगोल का क्वेश्चन साथियों आपको इसमें बिहार का भूगोल भी सम्मिलित है। ध्यान से सुनिएगा इसमें कि बिहार का जो भूगोल पूछा है, बिहार स्पेशल, वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी जो जितना क्वेश्चन पूछा हुआ था 71st बीपीएससी में वो कहाँ से पूछा गया है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इसमें हम ये पूरा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चैप्टर से ये प्रश्न है, ये भी सम्मिलित है यहाँ पे कि कितना चैप्टर का है और पेज नंबर कितना है और किस क्लास से है। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी देख लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे भूगोल का, देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन में देखिए क्या है आपको, माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप, श्री रंगम द्वीप, भवानी द्वीप या अगाती द्वीप। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ, जब हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है। ठीक है, यही एकदम हूबहू देखिए यहाँ पे लगाए हुए हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, तो यहाँ लोग देख सकते हैं साफ साफ यहाँ से लिखा हुआ है, इसलिए कि इससे ये साबित होता है कि अगर आपको ज्योग्राफी का अच्छा से तैयारी करना है पहले पहले तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्लास 8 से लेके आपको कम से कम 10th तक का ज्योग्राफी पढ़ना होगा। ठीक है, उसमें आपको यहाँ यही नहीं तो और अच्छा आप 6 से लेके 10 तक पढ़ लीजिएगा तो आपको सब इंडियन हो या आपको विश्व का भूगोल हो, ब्रह्मांड से रिलेटेड हो, ठीक है, वो भी आपको कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे कि आपको लूसेंट हो गया, ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। ठीक है, और या तो आपको प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का आता है पूर्वालोकन वो, और नहीं तो कोई भी एक एनसीईआरटी का जो जी के एनसीईआरटी बेस्ड होता है प्रैक्टिस के लिए, जैसे एक हो गया सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। कब, अब आप सोचिएगा कि इसको पढ़ लेंगे और एनसीईआरटी को छोड़ देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। एनसीईआरटी आपको हर हाल में पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से बन रही है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है। कौन सा भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए है आपको कर्ण प्रयाग है कि विष्णु प्रयाग होगा कि रुद्र प्रयाग कि देव प्रयाग। तो जब आप क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़िएगा 9th क्लास का चैप्टर 3 अपवाह ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें ये दिया हुआ है एकदम हूबहू। देखिए पेज नंबर आप पढ़िएगा, चैप्टर 3 बता दिए, पेज नंबर खोज लीजिएगा। पेज नंबर सबके हिसाब से सबका जो बुक है वो अलग ही होगा, मेरे में कुछ होगा तो आपके में आगे होगा या तो एग्जैक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ हाईलाइट किए हुए हैं कि आपको देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का संगम स्थल, और यहाँ गंगा नदी का तंत्र पे पढ़िएगा तो यहाँ है आपको गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है गंगा, तो हरिद्वार। ठीक है, और आगे है कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है, जैसे कि सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, और यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है,
घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग साथियों की गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है ना। चलिए हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कहाँ होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपको देवप्रयाग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन। और एक चीज हम बताना चाहते हैं, इसमें आपको सम्मिलित है एनसीईआरटी के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला वो भी हम बुक सम्मिलित किए हैं इसमें। जैसे आपको जीके है, जैसे पॉकेट जीके हो गया, ठीक है, वो भी आपको चलिए आगे दिखाएंगे। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं कि आपको यहाँ पे है लोक तक क्या है, लोक तक क्या है, एक डैश है, झील है, घाटी है, नदी है, पर्वत श्रृंखला है। तो ये चैप्टर नंबर 9th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 में ही है, ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगले चलते हैं हम लोग, यहाँ है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए कि है ना, यहाँ पे जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे मीठे बड़े पानी वाली प्राकृतिक झील है। जैसे डल झील हो गया, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, देखें लोकताक है ना यहाँ, तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए ना, यहाँ लिया हुआ है ना लोकताक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि एक झील है, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि ये देखिए ये आपको कि मेजनाइट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो ये आपको बेसिक लूसेंट या तो कोई भी पॉकेट जीके हो गया, कोई भी जीके बुक पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ से पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा। अभी देखिए कहाँ, पेज नंबर 220 में जीके पॉकेट जीके पे ये लिखा हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं आगे आपको, देखिए यहाँ है ना कि देखिए हाईलाइट किए हैं, मेजनाइट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है और यह जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा, बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये यहाँ से पूछा हुआ था। ठीक है, और उसी तरह जब हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, ये जो कि 700 मील लंबी सीमा रेखा है। और 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने इनकी घोषणा की थी। ठीक है, चलिए ये हो गया साथियों। हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है जब यहाँ पे कि हो होरमुज जल डमरू मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको, लाल सागर से अड़न की खाड़ी को, पर्शिया की यानी फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, या लाल सागर से हिंद महासागर को, या मेडिटेरियन सागर से, मेडिटेरियन सी से लाल सागर को। तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे जीके बुक तो इसमें आपको लिखा हुआ है, ये देखिए पर्शिया की खाड़ी से, ये बी हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पे है ना कि स्टेट और होरमुज, तो संयोजन है देखिए फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, और ये किन देशों को, तो ओमान और ईरान के बीच स्थित है। तो यहाँ से हो गया आंसर उसका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय क्षेत्रों में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो जब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th पढ़ेंगे चैप्टर 2 में पेज नंबर 20 पे, तो ये हो जाएगा आपको नारकोंडम और बैरुन द्वीप। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो ये यहाँ से आपको पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं ये क्वेश्चन कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है। ठीक है, तो रांची में है, शिमला में है, श्रीनगर में है, या देहरादून में है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शिमला। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ दिया हुआ है कि भारत के प्रमुख वानिक शोध संस्था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश में है ये, वो हिंदी में है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1977 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी, स्थापना, और इस क्षेत्र है देखिए यहाँ पे शिमला, और राज्य किसके अंतर्गत आएगा, तो हिमाचल प्रदेश, यहीं से पूछा हुआ था क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बिहार स्पेशल में ही दिया हुआ है। देखिए कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला, जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ईजी है। देखिए, जब कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ है? असम में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र होगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र होगा यहाँ पे। एक मिनट, तो देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ है असम में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। जब आप पढ़िएगा क्लास 10th SCERT का बुक होता है चैप्टर 3, तो ये SCERT कौन बुक है? तो ये जो बिहार में चलता है आपको सरकारी बुक है ना, बिहार BTC का बुक, BTBC SCERT, उसी से ये क्वेश्चन बुक से पूछा हुआ था। चैप्टर 10th क्लास 10 का है भूगोल का बुक, तो उसमें दिया हुआ है, अच्छे से तालिका बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से टेबल बना हुआ है, उसी में दिया हुआ है। देखिए पेपर कटिंग लगा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है ना, यहाँ दिया हुआ है आपको माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, सतपुड़ा, संजय डुमरी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से सीधा आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, कान्हा देखिए मध्य प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहाँ है कहलाती है? क्या कहलाती है? दुर्लभ कहलाती है, सुभेद कहलाती है, या लुप्त प्राय कहलाती है, या विलुप्त कहलाती है? तो जब हम लोग क्लास 10th का NCERT चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो ये उसमें दिया हुआ है चैप्टर 2 में। और ये क्वेश्चन साथियों SCERT में भी मिल जाएगा, क्लास 10th का SCERT में भी ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में ही। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्लास 10th का वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो देखिए यहाँ लिखा है आपको साफ साफ कि संकटग्रस्त जातियां, ये वो जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इनका जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि। इस प्रकार की जातियां के उदाहरण है, ठीक है, किस प्रकार के? तो संकटग्रस्त जातियों के ये उदाहरण है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एशियाई चीता के बारे में। तो एशियाई चीता जाति यहाँ पे पूछ सकता है, जाति पहले यानी 1952 ईस्वी में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी, ये भी पूछ सकता है ना, कब? तो 1952 में, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये पढ़ के। तो इससे साबित होता है कि इसका आंसर हो जाएगा आपको लुप्त प्राय, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये ओजोन दिवस, ये अगला क्वेश्चन है कि कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 5 दिसंबर। तो इसका ओजोन दिवस का आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ से है, तो यहाँ देखिए ये ओजोन मंडल है ना, ओजोनोस्फेयर, ये प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ओजोन परत की मोटाई नापने में डबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ से कंप्लीट हो गया, 16 सितंबर इसका आंसर हम बता ही दिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन, साथियों निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? उदाहरण है, मतलब खरीफ फसल कौन है पहचानना है। जौ है, गन्ना है, चना है, गेहूं है। तो जब आप क्लास 10th का NCERT पढ़िएगा चैप्टर 3 पे, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ गन्ना हो जाएगा इसका आंसर। बाकी ये जो है जौ, चना, गेहूं, ये आपको रबी फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का, ये पूछा हुआ है NCERT चैप्टर 3। और आप लोग से एक आग्रह होगा कि प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो, हम पूरा वीडियो में बताए हुए हैं इस वीडियो में कि कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है, कितना प्रश्न आया हुआ है, पेज बाई पेज सब बता दिए हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ से है, देखिए यहाँ पे है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज या खीरे और सब्जियां और चाय की फसल की जाती है। और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो आपको थे, यहाँ से क्लियर हो गया। और एक और क्वेश्चन है, देखिए जी, यहाँ पे है ना, असम और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में धान की 3 फसल होती है। कहाँ? तो असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, जिसको ओस, अमन, बोरो
यहाँ ओ समन बोरो बोई जाती है। ये टीआरई में बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक भर्ती हुआ था टीआरई, उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ठीक है। और ये भी पूछा हुआ था, ये जो अभी पूछा हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये कहाँ से पूछा हुआ है कि लदान संदर्भित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहाँ से पूछा हुआ है। जब क्लास 8 एनसीईआरटी कृषि 8 क्लास का जो भूगोल है एनसीईआरटी वो पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको, है ना, यहाँ पे भूगोल जब पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा। देखिए ये कृषि को वृक्षारोपण कृषि को, स्थानांतरित कृषि को, कृषि का पदार्थ या शुष्क कृषि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थानांतरण कृषि, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, झूम की खेती या कर्तन दहन पद्धति, इसी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 कृषि क्लास 8 में यहाँ आपको लिखा हुआ है, देखिए, है ना, कि स्थानांतरित कृषि, जिसको कर्तन दहन एवं दहन कृषि के भी रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, है ना, क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। पहला है जूमिंग। जूमिंग कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इलाका में। और मिल्पा आपको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। ये पूछा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रोका और ब्राजील और लदांग देखिए मलेशिया। तो ये तो आ गया आपको स्थानांतरित कृषि के अंदर तीनों, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा आपको स्थानांतरित कृषि इसका, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है, नर्मदा है नदी बेसिन, महानदी नदी बेसिन है, या गोदावरी है, या कावेरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आपको एक मिनट, गोदावरी नदी बेसिन। इसको गंगा का दक्षिण का गंगा इसको कहते हैं, ठीक है। ये नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं, किस नदी को? तो ये गोदावरी नदी बेसिन हो। तो जब आप क्लास 9 पढ़िएगा एनसीईआरटी चैप्टर 3, आप वहाँ में उसी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना कि गोदावरी द्रोणी, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से, यानी वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न घाट, वहां से निकलती है। और जिसकी लंबाई है गोदावरी का लंबाई के लगभग 1500 किलोमीटर है। और ये प्रायद्वीपीय नदी में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। और यहाँ दिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नदी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको कुछ क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है भूगोल के जो आए थे, ये आपको बिहार स्पेशल के, है ना। तो बिहार स्पेशल के लिए कहाँ से हम लोग को पढ़ना होगा, देखिए बता देते हैं आप लोग को। बिहार स्पेशल अगर कवर करना है तो आपको कम से कम आप पढ़िए कुछ क्लास 6 का जो पढ़िएगा भूगोल और 7 का, कौन सा, एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी, बिहार का जो किताब होता है वो, उसमें आपको साफ साफ लास्ट वाला चैप्टर हो गया 6-7 का, उसमें 2 पार्ट मिलेंगे और 6 में आपको 1 पार्ट मिलेंगे। और जब 10th पढ़िएगा तो उसमें आपको 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको पढ़ना होगा, इससे आपको आपका बेस मजबूत होगा और बहुत सारी चीज़ बिहार के बारे में जानने के मालूम आपको होगा, जो कि सीधी एग्जामों में क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। देखिए ये है कि बिहार संपूर्ण भारत का पाइराइट का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? 85%, 75, 95, 100। तो जब आप क्लास 10th का एससीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें है बिहार का खनिज संसाधन चैप्टर ही लिखा हुआ है, ठीक है। कृषि के बारे में दिया है, बिहार का कृषि, बिहार का खनिज संसाधन, बिहार का वन्य एवं प्राणी जीव संसाधन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और बिहार के जनसंख्या के भी बारे में 2011 का ही दिया है लेकिन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लास 10th में जो एससीईआरटी, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ से। तो देखिए यहाँ पे है ना कि बिहार में यहाँ पे लास्ट में पाइराइट भंडारण 95.79 है, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए है ना, 95% यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिखाते हैं आपको 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा आपको राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप एससीईआरटी पढ़िएगा बिहार का, ठीक है, कौन सा, तो क्लास 7th का, है ना। यहाँ पे क्लास 7th एससीईआरटी
भूगोल चैप्टर 10th में दिया हुआ है, ठीक है। और पेज नंबर अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वाल्मीकि, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो ये दिया हुआ है, यहाँ एक मिनट ऊपर है। देखिए जब आप क्लास 7th में पढ़िएगा तो बिहार के बारे में कुछ है, तो देखिए यहाँ वन्य प्राणी हेडिंग कर गया है, और यहाँ पे देखिए जो हम हाईलाइट किए वही पढ़ते हैं, ठीक है। आज भी पश्चिमी चंपारण के जिला के वाल्मीकि अभयारण्य में रात्रियों के समय में बाघों की दहाड़ सुनाई देती है, ठीक है। और रोहतास जिले के कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिला का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभयारण्य, और इसके गर्भ जल के सोते किसी को भी मनमोह सकते हैं। इसमें आपको क्लास 7 में जब पढ़िएगा तो आपको कहानी जैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये पढ़ के आपको समझ जाना है। यहाँ पे बाघ के बारे में है, किसमें, तो वाल्मीकि अभयारण्य, कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण जिला में, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जब आप यहाँ देखिएगा कि बिहार में अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो जब आप क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़िएगा बिहार का, हमारा राज्य चैप्टर का नाम है, तो उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि उपोष्ण कटिबंधीय सवाना होगा कि उपोष्ण कटिबंध मानसून गर्म शुष्क होगा, यह गर्म एवं शुष्क मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एकदम। देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा कि देखिए पहले यहाँ पे है कि जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि अप्रैल मई के महीने में होने वाली हल्के फुहारें पड़ती हैं, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं, और अतः इसे मैंगो शावर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो यहाँ से पूछा हुआ था आपको, ठीक है ना क्वेश्चन। देख लिए यहाँ से आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन क्लास 7 से 6 से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। जमुई में, गया में, नालंदा में, भागलपुर में। तो सोना का जब भी बात आए, अब देखिए यहाँ पे ये क्लास 10th SCERT बिहार का खनिज संसाधन चैप्टर है, उसी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जमुई जिला। देखिए है ना यहाँ पे कि सोना ऐसे यहाँ बहुत अल्प मात्रा में है, और ये दक्षिण बिहार की नदियों में के बालू इसके साथ रेत में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना गया, जमुई और बांका। तो गया में आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपको बॉक्साइड, उसी तरह जैसे यहाँ जमुई है, बांका है मैग्नेटाइट, और जमुई के बारे में यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन। देखिए ये आपको क्वेश्चन हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए है यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको वैशाली जिला, कि कैमूर जिला, कि पटना जिला, कि विक्रमशिला। तो जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कौन सा जिला, तो कैमूर जिला। देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था 14th BPSC, है ना, प्रीलिम्स में 2004-5 में। देखिए व्याख्या है कि कर्मनाशा गंडक घग्गरा नदी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। कौन, तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। और कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल स्थल विंध्याचल की पहाड़ी है। विंध्याचल की पहाड़ी कहाँ आता है आपको, तो ये कैमूर जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, कैमूर जिला। तो जिला का तो नाम दिया नहीं था यहाँ पे, तो उसी तरह आप पता कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ के। तो ये हो गया। और देखिए यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है। तो राज्य पशु के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बैल, गाय तो नहीं होगा, भैंस होगा नहीं, और घोड़ा होगा नहीं, तो बैल हो जाएगा। और चिड़िया की बात करता, ठीक है, तो हो जाता आपको गौरैया। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम ज्योग्राफी का टोटल अभी तक। भूगोल का जितना BPSC में पूछा हुआ था, ठीक है, BPSC 71st में, उसको हम कंप्लीट करा दिए हैं। जितना क्वेश्चन था बिहार का हो, ठीक है, चाहे भारत का भूगोल, आपको दिखा दिए कि कहाँ कहाँ से पूछा हुआ था। तो इसी तरह यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो हम लोग लाएंगे। अगले वीडियो आपका आएगा बिहार का इतिहास का टॉपिक आएगा इसके बाद। और देखिए हम वीडियो लेट से लाने के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, कि थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, इसी वजह से वीडियो लाने में देरी हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे इतिहास के ही टॉपिक में मिल जाएगा। 71st में इतिहास का कवर कर लेंगे, और उसके बाद इतिहास में आपको बिहार और भारत का दोनों आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद
आपको पॉलिटी का बचेगा, तो पॉलिटी का भी हम, ठीक है, पॉलिटी का भी हम कंप्लीट कर देंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, तो वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह चैनल पे प्यार बरसाते रहिएगा, ठीक है।